Good evening and welcome to the one-week international workshop on intensive study on the science of निरुक्त। तो जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, उसका अनुसरण करते हुए मैं विजय लक्ष्मी अधिकारी जी से निवेदन करूंगी कि वो मंगलाचरण के साथ हमारे आज के सेशन की शुरुआत करें। विजय लक्ष्मी अधिकारी जी। नमस्ते। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपा व्यलोलगण्डास्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुचिरैः सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिम् सिद्धिप्रदं कामदम् सिद्धिप्रदं कामदम् सिद्धिप्रदं कामदम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवादः। थैंक यू सो मच विजय लक्ष्मी अधिकारी जी इतने वंडरफुल स्टार्ट के लिए। अब मैं प्रोफेसर शुद्युम्न आचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारा आज का सेशन शुरू करें, क्योंकि ये इतने एमिनेंट स्कॉलर हैं कि इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और हम जो क्लासेस से जैसे कि सर को सुनते आ रहे हैं, सर कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और अब मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो हमारे आज का सेशन शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम आपके समक्ष वर्कशॉप के चौथे दिन उपस्थित हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं। ठीक है। CISR के द्वारा आयोजित बहुत ही महत्वपूर्ण और महनीय प्रकल्प के अंतर्गत आप सभी विद्वानों सुधीजनों का स्वागत है। आप देश विदेश से MA करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स और प्राध्यापक गण और बहुश्रुत विद्वान भी यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सबका स्वागत, अभिवंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि यह कार्यक्रम आप सब लोगों के संयोजकत्व में जो संयोजन कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबके संयोजकत्व में और आप सबके प्रयास से यह कार्यक्रम इतना सुंदर भली भांति चल रहा है और आप सब लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, इसके महत्व को मान रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि आप हमारा उत्साह इसी प्रकार से बढ़ा रहे हैं। तो आज हम निरुक्त का पारायण शुरू करते हैं और उस निरुक्त के पारायण में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिलेबस में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर हम अपनी बातें रखते हैं। तो इससे पहले हमने जो शब्दों के जो 4 विभाजन होते हैं उस संबंध में अपनी बातें पूरी कर ली थी और हमने विस्तार से बताया था उस संबंध में कि जो निरुक्तकार की बातें हैं वे और उन बातों को आगे के जो व्याकरण के विद्वान हैं उन्होंने उसको कैसे स्वीकार किया और कैसे उस लंबी परंपरा में ये सभी कुछ
बातें आई, समाविष्ट हुई, इत्यादि बातें मैंने कहा था आपको। इसके पश्चात आज का हमारा विषय है नामों के आख्यातजत्व का सिद्धांत। आप, मेरा ख्याल है कि उसको नोट करेंगे। हमारा आज का विषय है नामों के आख्यातजत्व का सिद्धांत। और ये जो विषय है वह हमने देखा है आपके सिलेबस में मौजूद है, इसलिए हम उस पर विस्तार से चर्चा करें तो ये बहुत ही प्रासंगिक होगा। और इस पर प्रश्न प्रति प्रश्न भी आ सकते हैं और उसको आप व्याख्या के रूप में भी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में भी आप उसको उपस्थित कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है या ये जो विषय है उसमें कहा गया है कि नामों के आख्यातजत्व का सिद्धांत, अर्थात नाम जो शब्द हैं वे आख्यातज होते हैं। आख्यातज माने आख्यात से उत्पन्न होते हैं, धातु से उत्पन्न होते हैं। ये सिद्धांत है। और इसी आख्यातजत्व को जो निरुक्तकार ने कहा है उसको ही आगे चल करके यौगिक नाम दिया गया। आगे चलकर उसी चीज को यौगिक नाम दिया गया। और यौगिक का भी अर्थ वही है। योग का अर्थ होता है दोनों का समन्वय, और समन्वय के द्वारा जो शब्द उत्पन्न है उनको यौगिक कहा जाता है। तो यहाँ पर किनका समन्वय? निश्चित रूप से प्रकृति प्रत्यय का समन्वय। तो प्रकृति प्रत्यय के समन्वय के आधार पर शब्द विकसित होते हैं। प्रकृति प्रत्यय के शब्द के आधार पर शब्दों का विकास होता है। ये धारणा अथवा ये परंपरा निरुक्त से भी बहुत काल पहले से चली आई और निरुक्त के पश्चात भी सदा चलती है। इसलिए हम इसको बहुत बहुमूल्य और सुपूजित मानते हैं। और आज की आधुनिक भाषा विज्ञान में जो मॉर्फोलॉजी आई है उसका सबसे ज्यादा आधार तो संस्कृति है। ब्लूमफील्ड ने आज से 150 साल पहले, जो भाषा विज्ञान के जनक हैं, उन्होंने उसका प्रतिपादन किया। तो उसमें जो शब्द हैं उनके जो विभाजन किए उन्होंने, तो उसमें रूपिम अर्थात मॉर्फिम का प्रतिपादन किया। और उसको प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है उसको मॉर्फोलॉजी कहा है। तो ये जो मॉर्फोलॉजी, इसके उदाहरण उन्होंने संस्कृत से ही दिए, क्योंकि संस्कृत में ही इस प्रकार के उदाहरण प्राय पाए जाते हैं। इसके पश्चात की जो भाषाएं हैं, तद्भव भाषाएं, उनमें ये उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। इसलिए मॉर्फीम और मॉर्फोलॉजी का वर्णन करने वाला जो शास्त्र है उसके उदाहरण मुख्य रूप से हमको निरुक्त में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि निरुक्त से पहले भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी बीज रूप से, और निरुक्तकार ने उसका विस्तार से वर्णन किया। जैसा कि हम कह सकते हैं कि वेद में कहा है आयुर्दासी आयुर्मेदेहि। तो यहाँ पर ये मंत्र में कहा, पहले तो कहा आयुर्दा, उसके पश्चात कहा आयुर्मेदेहि। तो यहाँ पर आयुर्दा ये एक शब्द है और आयुर्मेदेहि ये इसकी मॉर्फीम है। ये मॉर्फीम है कौन कौन से? आयु, दा और क्विप, ये तीन इसके प्रकृति प्रत्यय हैं। तो इस प्रकार से जो ये मंत्र कहा गया उसमें मॉर्फीम वाली बात आ गई। तो मैंने कहा कि बीज रूप से मंत्रों में बात वर्तमान है। एक मंत्र में कहा केतपुः केतम न पुनातु, तो यहाँ पर पहले केतपुः शब्द आया और केतपुः शब्द के पश्चात उसमें कहा केतम न पुनातु। तो यहाँ भी वही है, केतपुः जो शब्द है वो एक शब्द है, नाम है, और उसके पश्चात केतम पुनातु, ये उसका विग्रह है या प्रकृति प्रत्यय है या मॉर्फीम है, ये आप इसको कह सकते हैं। तो ये यास्क से पहले ये परंपरा है। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये पहले परंपरा मौजूद थी और उसका ही स्पष्ट वर्णन निरुक्तकार ने किया है। तो निरुक्तकार ने जो ये आख्यातजत्व की बात कही, तो निरुक्तकार ने उसको आख्यातज नाम दिया। पाणिनि ने और आगे के आचार्यों ने उसको यौगिक नाम दिया अथवा प्रकृति प्रत्यय का सिद्धांत ये नाम दिया। आख्यातजत्व का सिद्धांत कहें अथवा प्रकृति प्रत्यय का सिद्धांत कहें, दोनों में बात एक ही है। तो नाम में अंतर हो सकता है, तो इस प्रकार का नाम दिया और उस नाम से परिपालन। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है जो उसका हमने आपको वर्णन किया। अब इसमें जो आख्यातजत्व का सिद्धांत है उसमें एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि क्या जितने भी शब्द हैं वो सब आख्यातज होते हैं कि नहीं होते? जितने शब्द हैं, संस्कृत में करोड़ों शब्द हैं, निरुक्तकार के समय भी इस प्रकार के शब्द थे, तो सबके सब 100% आख्यातज होते हैं या कुछ नहीं भी होते?
इस प्रकार का प्रश्न उस समय से प्रारंभ हुआ, उस समय से, यानी निरुक्तकार के समय से। और निरुक्तकार के समय से ही इस प्रश्न के संबंध में दो विभाजन हो गए थे। कुछ लोगों का मानना यह था कि नहीं, पूरे के पूरे सबके सब 100% आख्यातज होते हैं, 100% यौगिक होते हैं, धातु प्रत्यय से उत्पन्न होते हैं। मगर कुछ का मानना यह था कि नहीं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि नहीं भी होते। शाकटायन ने यह कहा कि सब के सब आख्यातज होते हैं, प्रकृति प्रत्यय से निर्मित होते हैं। और आगे गार्ग्य और वैयाकरणानाम च एके, कुछ वैयाकरण, सभी नहीं, कुछ वैयाकरणों ने यह माना कि सब नहीं, कुछ या अधिकांश कह लीजिए, अधिकांश आख्यातज होते हैं। उन्होंने कहा कि 80-85% आख्यातज होते हैं, यौगिक होते हैं, मगर कुछ 10-15-20% आख्यातज नहीं भी होते, प्रकृति प्रत्यय से उत्पन्न नहीं भी होते, उनको आगे नाम दिया गया रूढ़ शब्द होते हैं। तो ये प्रश्न निरुक्तकार के समय से ही प्रारंभ हो गया और ये विवाद इन्होंने, निरुक्तकार ने बड़े विस्तार से भूमिका में ये प्रस्तुत किया है कि क्या यह सही है। जिन लोगों ने ये माना कि सब प्रकृति प्रत्यय शब्द उससे उत्पन्न होते हैं, यह सिद्धांत सही है, अथवा ये माने कि कुछ शब्द रूढ़ होते हैं, कुछ शब्द प्रकृति प्रत्यय से उत्पन्न नहीं भी होते, ये मानना सही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आगे का जो पाणिनि व्याकरण है, उन्होंने गार्ग्य वाला पक्ष माना है। गार्ग्य वाले पक्ष का अर्थ यह है कि कुछ शब्द प्रकृति प्रत्यय से निर्मित नहीं भी होते, ऐसा उन्होंने माना है। क्योंकि पाणिनि ने अधिकांश शब्दों का यौगिक रूप से वर्णन किया, परंतु कहीं कहीं नहीं भी किया, और जहां पर नहीं किया वहां पर उन्होंने उस शब्द का वैसे का वैसे नाम दे दिया, उन्होंने प्रकृति प्रत्यय नहीं कहा। जैसे पंक्ति विंशति त्रिशत चत्वारिंशत सूत्र है, उसमें उन्होंने जैसे का तैसा नाम दे दिया, उसमें ये नहीं बताया कि कौन धातु है कौन प्रत्यय, ये कुछ नहीं बताया, तो उसको उन्होंने रूढ़ मान लिया। सद्य परुत पराजय शमः, ये जो सूत्र है उसमें भी उन्होंने निपातन कर दिया, और उसके अनुसार से वे शब्द जैसे कि तैसे हैं, रूढ़ है, ऐसा उन्होंने मान लिया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यास्क ने जो यहाँ पर एक प्रश्न उठाया है, उसके संबंध में जो दूसरा पक्ष है, अर्थात कुछ शब्द आख्यातित नहीं होते, उस बात को स्वीकार करने वाले आगे पाणिनि है। दूसरा पक्ष शाकटायन के मत को स्वीकार नहीं करते, अपितु वैयाकरणानाम चैके, कुछ वैयाकरण ऐसा मानते हैं, तो उनमें पाणिनि शामिल हो जाते हैं, तो वो ऐसा मानते हैं कि कुछ शब्द ऐसे नहीं। ये मैंने पृष्ठभूमि के रूप में आपको बताया। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये जो विवाद है उसमें क्या कठिनाई आती है, क्या प्रश्न उपस्थित होता है, क्यों वे लोग कहते हैं कि सब आख्यातज है, और क्यों कुछ लोग कहते हैं कि आख्यातज नहीं है, सब शब्द आख्यातज नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं, दोष क्या आता है, प्रश्न कहाँ उपस्थित होता है। तो उस प्रश्न को उपस्थित करने जा रहा हूं मैं। तो उन्होंने, निरुक्तकार ने ये कहा कि ऐसा है, जिन शब्दों का धातु प्रत्यय और उसका अर्थ पूरी तरह गतार्थ होता है, उसके संबंध में तो कोई संदेह ही नहीं। निरुक्तकार ने ये वाक्य कहा, येषाम स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम, ऐसा कहा। आपने निरुक्त में देखा होगा या देख रहे होंगे, ये कहा कि जिनके स्वर और संस्कार, माने पाणिनि के जो व्याकरण के जो नियम हैं, वो समर्थ हैं, बिल्कुल सही है, सचमुच है, और वे शब्द जो है अपनी जो उसकी क्रिया है उससे पूरी तरह युक्त हैं, उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं, अर्थात वे तो आख्यातज होते ही है, उसमें कोई समस्या ही नहीं, प्रश्न नहीं है उनके संबंध। तो ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे पाचक है, पाठक है, कर्ता है, पठिता है, इस प्रकार के उदाहरण है। तो पाचक का अर्थ में, पाचक में दो, एक प्रकृति है और एक प्रत्यय है, एक पच प्रकृति है और एक अक प्रत्यय है, और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है पाक का कर्ता। तो पाक ये पच का अर्थ है और अक का अर्थ है कर्ता, इस प्रकार से पाक कर्ता ये उसका अर्थ है। अब जो भी पकाने वाला होगा उसको पाचक कह दिया जाएगा, ये किसी का नाम नहीं है, अपितु जो भी ये काम करने वाला होगा वो कह दिया जाएगा। अगर वो आज कर रहा है तो उसको नाम पड़ेगा, अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो वो नाम उसका बंद हो जाएगा। इस प्रकार से पाचक जो शब्द है वो धातु का जो अर्थ है उससे, प्रत्यय का जो अर्थ है उससे, दोनों से समन्वित होता है, सही प्रकार से समन्वित होता है।
तो ये उदाहरण है निरुक्तकार ने जो ये बात कही, ये शाम सर्व संस्कारों समर्थो प्रादेशिक गुणेन अन्वितो स्याताम, इसका जो उदाहरण है वो है पाचक पाठक, और उन्होंने कहा कि इसमें कोई प्रश्न नहीं, और ये बात सही भी है, इसमें कोई प्रश्न नहीं। अब प्रश्न कहाँ उपस्थित होता है ये मैं आगे बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न कहाँ उपस्थित होता है, तो पहले मैं पूर्व पीठिका के रूप में बता दूं, ये प्रश्न वहां उपस्थित होता है जहां पर कि वो जो शब्द है उसका जो शब्दार्थ है वो संकुचित होने लगा। ऐसा हुआ कि शब्द का जो शब्दार्थ होता है वो एक बड़ा विस्तृत है पाचक पाठका में, परंतु धीरे धीरे उसका जो अर्थ है वो संकुचित होने लगा। तो जब किसी शब्द का अर्थ संकुचित होने लगा, उस संदर्भ में प्रश्न उठता है कि अगर ये धातु प्रत्यय से उत्पन्न है तो क्यों संकुचित अर्थ हो गया, अर्थ क्यों संकुचित हो गया। अब देखिए ना, आगे के जितने भी नाटकों में, साहित्य में, काव्य में जितने प्रयोग किए गए उसमें तो शब्द का अर्थ संकुचित हुआ है। कालिदास ने कहा सरसिजम अनुविद्धम शैवले नापि रम्यम, तो यहाँ पर सरसिजम का अर्थ कमल ही है। यद्यपि सरसी ज तालाब में उत्पन्न होने वाला, ऐसा अगर यौगिक अर्थ लगाएं तो तालाब में उत्पन्न होने वाली घास भी हो सकती है। तो अगर सरसिजम का अर्थ घास हो जाए तो पूरा जो श्लोक है बेकार हो गया, है ना, श्लोक बेकार हो गया। सरसिजम का जब कमल अर्थ होगा तभी उस शब्द की, तभी उस काव्य की, श्लोक की सार्थकता बनती है। तो यहाँ पर सरसिजम का अर्थ केवल और केवल कमल ही है, घास नहीं है, यद्यपि वो घास सरह माने तालाब में भी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सरसिजम में क्या हुआ, यहाँ पर अर्थ संकोच, सरसिजम का बड़ा अर्थ था यौगिक के अनुसार, अर्थ का संकोच हो गया। तो अर्थ के जहां संकोच होता है वहां प्रश्न है, कह रहे हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान के विद्वान मानते हैं कि जब भाषा आगे बढ़ती है तो उस भाषा के अर्थ, भाषा के शब्दों के अर्थ में संकोच होता है। ये भाषा विज्ञान के लोग कहते हैं कि उसमें अर्थ संकोच होता है धीरे धीरे। और अर्थ संकोच क्यों होता है, क्योंकि जब भाषा आगे बढ़ती है तो भाषा के जो शब्द हैं वो पिन पॉइंट करना चाहते हैं, ठीक उससे एक्यूरेट वही अर्थ ज्ञापित, ये करना चाहते हैं। अब देखिए ना, एक देखना शब्द है, देखना का अर्थ तो आप जानते ही हैं, दृष्ट धातु तो बना है देखना, परंतु उसके संबंध में लोग कहते हैं ताकना। दूसरा शब्द है लौकना, तीसरा शब्द है झांकना। तो यहाँ पर ताकना का जो अर्थ है वो देखना शब्द से संकुचित है, छोटा सा अर्थ। लौकना का अर्थ देखना से संकुचित है, छोटा सा अर्थ। परंतु उस ताकना शब्द के अर्थ की कितनी सार्थकता है, क्योंकि एक ताकना शब्द का अर्थ हम बता दें तो यहाँ पर उस ताकना शब्द से हमको पूरा विस्तार नहीं करना पड़ेगा, अभी तो उस शब्द से मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर देखना किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ संकोच हो गया है। तो आधुनिक भाषा विज्ञानों ने ये कहा कि जब भी कभी भाषा आगे बढ़ती है तो उसमें अर्थ संकोच जरूर होता है। तो ये अगर किन्हीं शब्दों में अर्थ संकोच हुआ तो ये भाषा के आगे बढ़ने में प्रमाण है। अगर अर्थ विस्तार बना रहा तो भाषा आगे नहीं बढ़ी। अगर भाषा के अर्थ में संकोच हुआ तो उसको हम कहते हैं कि भाषा का विकास हो गया, भाषा का विकास हो गया, विकसित हो गई वो भाषा, ऐसा कहते हैं। ऐसे शब्दों को आगे के जो विद्वान है वो लोग योग रूढ़ कहते हैं। यौगिक होने के पश्चात रूढ़ हो गया, क्योंकि यौगिक अर्थ तो है ही, उसके साथ साथ रूढ़ अर्थ भी शामिल है, इसलिए उसको योग रूढ़ कहते हैं। तो जो योग रूढ़ शब्द हैं उनके संबंध में आगे यास्काचार्य ने प्रश्न उठाया। प्रश्न ये है कि अगर आख्यातज हैं तो विस्तृत अर्थ क्यों नहीं होता, ये एक प्रश्न है। नंबर 1, आप अगर चाहे तो काफी में लिख सकते हैं, अगर आख्यात अर्थ है तो फिर विस्तृत अर्थ क्यों नहीं होता, क्यों संकुचित हो गया। आख्यातज हैं तो अर्थ में संकोच नहीं होना चाहिए, तब तो उतना ही विस्तार होना चाहिए, तब तो उतना ही विस्तार होना चाहिए। तो अगर उतना ही विस्तार है, अगर उतना ही विस्तार है तो तक्षा शब्द है, तक्षा, तक्षा जो शब्द है वो बढ़ई के लिए आता है, माने जो लकड़ी का काम करता है। तो यहाँ पर तक्ष धातु है और तक्ष धातु का अर्थ छीलना अथवा काटना होता है। तो अगर तक्ष धातु का अर्थ छीलना है तो जो भी कोई छीलने वाला हो अथवा जिस भी किसी चीज को काटने वाला हो वो उन सबको तक्षा कहने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होता, जो उसमें कुशल है, जिसने लकड़ी का काम सीखा हुआ है, उसको ही कहते हैं तक्षा, सबको नहीं कहते। तो यहाँ पर अर्थ संकोच हो गया, यहाँ पर योग रूढ़ हो गया।
तो यास्क ने प्रश्न उठाया कि अगर आख्यातक हैं तो सबको तक्षा क्यों नहीं कहते, ये सवाल। यास्क की दृष्टि से प्रश्न ये है कि अगर आख्यातक हैं, अगर यौगिक शब्द हैं, तो प्रकृति प्रत्यय के अनुसार जितना विस्तृत अर्थ हो सकता है वो पूरा विस्तृत अर्थ तक्षा में क्यों नहीं आता, क्यों छोटा हो गया, अर्थ छोटा क्यों हो गया, ये प्रश्न। और दूसरा शब्द उन्होंने दिया तृणम, और तृणम का अर्थ होता है जो काट लिया जाए, त्रि धातु से है, जो कट जाए, जो बड़ी आसानी से जो कट जाए उसको तृणम कहते हैं। तो जो तिनका होता है वो बड़ी आसानी से कट जाता है, इसलिए उसको तृणम बोलते हैं। परंतु बाकी जो अन्य चीजें छोटी छोटी हैं, पत्ते हैं अथवा कोई छोटी सी रस्सी है, वो भी तो तृणम कही जानी चाहिए क्योंकि वो भी आसानी से कट जाती है। तो क्यों उसको तृणम नहीं कहते, क्यों तिनके को ही कहते हैं, अर्थ संकोच क्यों हो गया, ये सवाल। इसी प्रकार अश्व है, अश्व शब्द जो है उसका अर्थ होता है तेज गति करने वाला, अश्व धातु गति करने अर्थ में है, तो वो गति करने वाला। तो जो जो लोग गति करते हैं, चाहे गाय हो चाहे बैल हो या अन्य कोई हो, उनको अश्व क्यों नहीं कहते, क्योंकि प्रकृति प्रत्यय तो सबके साथ समान है, क्यों नहीं कहते। ये प्रश्न यास्काचार्य ने सबको आख्यातक मानने पर उठाया है। नंबर 1 प्रश्न तो ये हो गया। और नंबर आगे वाले जो प्रश्न है आगे वाले, वो भी प्रश्न ठीक उसी प्रकार से, थीम वही है। यास्काचार्य ने 1, 2, 3 नंबर देकर, अलग अलग उदाहरण देकर जो बातें उठाई हैं, उसकी जो थीम है ना वो वही है कि अर्थ संकोच क्यों हो जाता है, थीम वही है। तो आगे वाला जो प्रश्न है उसमें उदाहरण दिया, उसमें ये पूछा कि जो पर्यायवाचक शब्द हैं उसमें ऐसा क्यों होता है कि एक शब्द से केवल एक छोटी सी वस्तु कही जाती है और दूसरे शब्द से उसके अलावा दूसरी छोटी सी वस्तु कही जाती है, सब नहीं कहे जाते। शब्दों पर आ गए, उन्होंने कहा कि 3 उदाहरण हमारे सामने, एक तो स्थूणा और दूसरा दर्शया और तीसरा संजनी। ये उदाहरण आपने दिया है। मैं संस्कृत में पंक्ति पंक्ति नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऐसा पढ़ने में देर होगी, केवल उनमें मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ और आपको कॉपी में परीक्षा में ऐसे ही लिखना है, इसलिए मैं उसका जो तात्पर्य है वो मैं बड़े विस्तार से आपको बता रहा हूँ। तो इनके सामने 3 शब्द हैं, कौन कौन से, एक तो स्थूणा और दूसरा दर्शया और तीसरा संजनी, ये 3 शब्द हैं। तो स्थूणा का अर्थ होता है खंबा, जो खंबा है जो कि धरती पर कर दिया जाए और जिसमें गायें इत्यादि बांधी जाती हैं, उसको स्थूणा। और दर्शया का अर्थ है, दर माने छिद्र, तो जो छिद्र वाली, छिद्र में अटका दी जाए, जैसे कोई चौखट होती है, चौखट में लकड़ी का बना के, चित्र बना के उसमें उसको पिरो देते हैं, तो उसको दर्शया कहते हैं। तो इस प्रकार की लकड़ी को दर्शया कहेंगे। और इस प्रकार की संजनी, संजनी का मतलब जो छप्पर होता है ना, उसको जो आधार देने वाली जो लकड़ी होती है उसको संजनी कहते हैं। तो ये है। परंतु यदि इन शब्द का यौगिक अर्थ माना जाए तो सब शब्द से सब अर्थ कहने चाहिए। जैसे कि स्थूणा है, तो स्थूणा का यौगिक अर्थ क्या होगा, जो टिका रहे, धातु से बना है, जो टिका रहे वो स्थूणा है। दर्शया का भी वही अर्थ होगा, जो छिद्र में रहे वो दर्शया है। तो स्थूणा को दर्शया क्यों नहीं कहते, दर्शया को संजनी क्यों नहीं कहते, संजनी दर्शया और स्थूणा में आपस में व्यत्यास क्यों नहीं होता, एक की जगह पर दूसरा, दूसरी जगह पर पहला, ऐसा क्यों नहीं कहते, है ना, क्योंकि प्रकृति प्रत्यय का अर्थ तो सबके साथ मिल रहा है। परंतु स्थूणा एक विशेष प्रकार के खंभे को, दर्शया एक विशेष प्रकार की लकड़ी को जो कि छिद्र में पिरो दी जाए, संजनी एक विशेष प्रकार की लकड़ी को ही कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर भी इन्होंने उदाहरण दिया। मैं कह रहा था आपको कि थीम एक ही है, प्रश्न एक ही है कि क्यों अर्थ संकोच हो गया, ऐसा क्यों होता है कि यौगिक अर्थ होने पर भी अर्थ संकुचित हो गया। तो ये उन्होंने एक भी प्रश्न उठाया। और आगे जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न में ये कह रहे हैं कि हाँ, तो जो
तक्षा शब्द है या रथकार शब्द है, तक्षा मैंने अभी ऊपर आपको कहा, या रथकार जो शब्द है अभी मैंने आपको बताया कि ये एक विशेष के लिए आ गया जो कि वास्तव में सही तौर पर तक्षण का काम करता है, उसके लिए तक्षा आ गया। ऐसा क्यों होता है ये प्रश्न उठाया ना, सभी छीलने वालों को क्यों नहीं तक्षा कहा गया, है ना? तो ये स्थिति कब हुई होगी? हमें इस प्रकार के शब्दों से जो समाज में जो गति के अनुसार जो विकास है ना, सामाजिक विकास, वो भी इससे पता चलता है। हमें ऐसा लगता है अगर हम सामाजिक रूप से इसका अध्ययन करना चाहें तो हमें ऐसा लगता है कि तक्षा शब्द जब यौगिक रहा होगा, जब शाक्ययन ने माना होगा, तब कोई भी आदमी थोड़ा बहुत छीन ले उसको तक्षा कह देते होंगे। बाद में स्किल आई, बाद में कुशलता आई, तो कुशलता जब एक काम को बार बार करते हैं तो कुशलता आ जाती है ना, तो बाद में कुशलता आई, तो कुशलता होने पर एक वर्ग विशेष जो है वे ही उस काम को करने लगे, तो बाद में उसको कहा जाने लगा जो उसमें कुशल है, जिसमें इस प्रकार की स्किल है, उसको कहने लगे तक्षा। तो जब उसको कहने लगे तो अर्थ संकोच हो गया। जब समाज की पहली दशा थी, जब कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर ले थोड़ा बहुत, है ना, तब अर्थ विस्तार था और तब आख्याता शब्द थे, और जब स्किल आ गई समाज में तो अर्थ संकोच हो गया, माने शब्द जो है संकुचित हो गया। देखिए ऐसा होता है ना कि शब्द वही बना रहता है, अर्थ बदलता चला जाता है ना, शब्द वैसे को वैसे बना रहता है और उसका जो अर्थ है वो धीरे धीरे बदलता चला रहता है। यही भाषा की प्रक्रिया है। तो शब्द वही है, कौन सा तक्षा, जबकि समाज छोटा था तभी वही शब्द है, और आगे जो शब्द है वो तभी वही है, मगर अर्थ बदल गया। इसी प्रकार से एक रथकार शब्द है, रथकार शब्द है, ये जो अपना यजुर्वेद है ना, तो उसके एक अध्याय में जितने भी स्किल्ड वर्ग विशेष के भिन्न भिन्न प्रकार के काम करने वाले हैं तो उनकी सूची दी हुई, बड़ी मनोरंजक सूची है। और उस सूची में कहा है, जिसे कहा है कि धैर्याय तक्षणम, अगर धीरज को जानना हो, पेशेंस को जानना हो और समझना हो तो तक्षा बढ़ई के पास जाओ। बढ़ई कितने धैर्य से अपना काम करता है ना, तो उस तक्षा की प्रसिद्धि काहे से थी, काहे से हुई? धैर्य से। वेद में कहा है धैर्याय तक्षण, ऐसा कहा है। वेद में कहा है कि अगर रथ को बनाने वाला काम हो ना, रथ को असेंबल करना हो, असेंबल करके रथ को बनाने वाला हो, है ना, वो काम करना हो तो मेधाय रथकारम, ये वेद में कहा है। अर्थात जो बुद्धि किसे कहते हैं इसको समझना हो तो रथकार के पास जाओ। और वर्णाय हिरण्यकारम, अगर वर्ण माने अच्छे रंग को जानना हो ना, सबसे बढ़िया तपा हुआ चमकदार सोना, है ना, अच्छा बढ़िया चमकदार सोना को अगर जानना समझना हो तो हिरण्यकार के पास जाओ, सोनार के पास, है ना। वो मंत्र है वर्णाय हिरण्यकार, वेद का मंत्र दे रहा हूं, वर्णाय हिरण्यकारम। और अगर तुला माने डंडी, तराजू की डंडी को अगर जानना समझना हो कि इसका व्यापार कैसे होता है, कैसे कैसे डंडी चलाई जाती है, कैसे कैसे नापतोल होती है, इसको जानना हो तो वाणिज्य के पास जाओ, तुलाए वाणिज्यम। ये बहुत मनोरंजक है, इसलिए मैंने आपको समक्ष उपस्थित किया। तो इन तीनों चारों में जो नाम दिए गए हैं, तक्षा है, रथकार है, हिरण्यकार है, वाणिज्य है, वो कब के हैं, वो किस युग के हैं? तो मैं इसमें समाज विज्ञान की दृष्टि से अंदाज करता हूं कि ये तब है जबकि स्किल आ गई थी। स्किल जब आ गई थी ना, आ जाने के पश्चात जब एक वर्ग विशेष को कहा जाने लगा, तब ये मंत्र में कहा गया कि रथकारम तक्षण। सामान्य व्यक्ति को नहीं कहा जाएगा, स्किल के आने पर कहा जाएगा। तो ऐसा ही है। अब रथकार शब्द है, रथकार जो शब्द है, पहले तो ऐसे था कोई भी रथ को बनाने वाला हो उसको कह दिया जाए, वो सामान्य। उसके बाद कोई जो किसी भी जाति का हो और उसमें स्किल आ गई तो उसको रथकार कह देंगे। तो ब्राह्मण भी हो गया रथकार, क्षत्रिय भी हो गया रथकार, सभी हो गया रथकार, क्योंकि अगर ब्राह्मण में वो आ गई तो उसको भी रथकार कह देंगे। आगे चल करके जो निम्न जाति के लोग हैं उनके लिए रथकार कहा जाने लगा, उनके लिए रथकार कहा जाने लगा। तो एक मंत्र आया, रथकारो अग्नि नारादित। रथकार माने
जो रथ को बनाने वाला है वो अग्न्याधान करे। तो जब ब्राह्मण क्षत्रिय बनाते थे तब तो उसके लिए अग्न्याधान ठीक था, परंतु जब आगे उसके भी आगे नंबर 3 वाली स्थिति आई कि जब निम्न जाति वाले लोग ही इस काम को करने लगे, तो अब कैसे ये मंत्र चलेगा, रथकारो अग्निनाद। मीमांसा प्रश्न उठाया, मीमांसा प्रश्न उठाया है कि तो निम्न जाति के लोग रथकार होते हैं, उनके लिए रथकारो अग्निनाद मंत्र कैसे चलेगा, उनके लिए तो मंत्र, उनके लिए तो यज्ञ का विधान नहीं है। तो उसके लिए मीमांसा ने कहा कि इसको मान लिया जाए, क्योंकि वेद में कहा है इसलिए रथकार तो अग्निदान करना होता है, ये मान लिया जाए। ये समाज विज्ञान की बातें बता रहा हूं, किस प्रकार से समाज चला। पहले सामान्य जिनको कोई भी स्किल नहीं थी उसको रथकार कहा गया, उसके बाद किसी भी जाति के लोग जो रथ का काम करते उनके लिए कहा जाने लगा, और फिर नंबर 3 में केवल निम्न जाति के लोग रथकार कहा जाए। ये समाज की स्थिति। तो मैं ये विस्तार से इसलिए बता रहा था कि यहाँ पर रथकार में अर्थ संकोच हुआ ना, तक्षा में अर्थ संकोच हुआ ना, तो तक्षा में रथकार में जब अर्थ का संकोच हुआ तो उस दशा में हम इसको आख्याता जो कैसे माने, ये प्रश्न होता है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो ये 3 प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित किए गए। उसके बाद एक चौथा प्रश्न ये है, उसके बाद एक चौथा प्रश्न ये है कि जो शब्द एक ही धातु से निर्मित होते हैं तो उसमें दोनों में से किसी शब्द का किसी अक्षर प्रयोग क्यों ना कर दिया जाए। बात वही है, थीम वही है, एक ही बात को कई प्रकार से यास्काचार्य ने उठाया है, तो थीम वही है। उसमें कहा कि जो दो शब्द एक ही धातु से निर्मित होते हैं तो उसमें से एक शब्द के सामने दूसरा या दूसरे के सामने पहला शब्द का प्रयोग क्यों ना कर दिया जाए। जैसे 2 शब्द हैं, एक तो अश्व है और दूसरा अष्टा है, तो ये दोनों शब्द अष्ट धातु से बने हैं। अष्ट धातु का अर्थ दौड़ना, गति करना होता है, तो यहाँ पर व प्रत्यय हो, अष्टा में त्रिच प्रत्यय हो गया, तो धातु तो एक ही है ना। तो अगर यौगिक शब्द हैं, अगर आख्यातज हैं, तो धातु तो एक ही है, तो अश्व की जगह पर अष्टा बोल, क्योंकि धातु तो एक ही, अर्थ तो वही निकलना चाहिए आख्यातज होने के कारण से, या अष्टा की जगह पर अश्व बोल दो। मगर ऐसा नहीं होता, घोड़े को अश्व ही कहते हैं, अष्टा नहीं कहते। सामान्य जो दौड़ने वाला उसको अष्ट कहते हैं। इसी प्रकार से जो तृण शब्द है, तृण ये त्रिधातु से बना है और त्रिधातु से ही तर्दनम बना है, तो धातु तो एक ही है ना, एक ही धातु से होने के कारण से उसको दोनों में से किसी को कह दे। तिनके को कभी तर्दन नाम दे दें और कभी तृण नाम दे दें, ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा तो नहीं होता, केवल तिनके को तृण ही कहते हैं, तर्दनम कभी कहते ही नहीं है, जबकि धातु एक ही है। तो एक ही धातु होने के कारण से भी यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? इस प्रकार के प्रश्न उठाए गए। तो इस प्रकार के प्रश्नों का जो उत्तर दिया गया, आगे यास्काचार्य ने जो उत्तर दिया, उन्होंने यही कहा है कि ऐसा होता है, इस समाज में इसी प्रकार का हो जाता है, समाज में अर्थ संकोच होता है, इसलिए मानना चाहिए कि अर्थ संकोच होता है। यद्यपि आख्यातज हैं परंतु फिर भी अर्थ में संकोच हो जाता है, प्रक्रिया है, निरुक्ति है, स्वरूप है ऐसा। तो समाज का जो प्रवाह है उसमें ऐसा हो जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं? तो समाज में इस प्रकार से होता है, हो जाता है, इसलिए आख्यातज मान करके भी उसमें अर्थ संकोच मान लेना चाहिए। ये बात अपने शब्दों में यास्काचार्य ने कही है उत्तर में, कि ऐसा एक स्वाभाविक प्रक्रिया ऐसा हो जाता है। अब मैं इसकी जो एक शब्द को नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कह रहा था ना कि हम पंक्ति पंक्ति नहीं पढ़ेंगे, हम केवल जो इसका मौलिक अर्थ है वही बताना चाहेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में वैसे ही लिखना है, आपको एक पंक्ति का अर्थ परीक्षा में नहीं लिखना है, इसलिए हम उसका मौलिक अर्थ ही बताना चाहेंगे कि क्या है। इस प्रकार से हमने आपको मौलिक अर्थ बताने की कोशिश की, और इस प्रकार से जो समाज की जो प्रक्रिया है उसको भी हमने आपको बताने की कोशिश की। इसके पश्चात एक अन्य प्रश्न किया गया, और अन्य प्रश्न ये किया गया है कि जो आख्यातज शब्द होते हैं उसमें धातु होती है और प्रत्यय होता है, और उस प्रत्यय किसमें होता है? किसी न किसी कारक में होता है, कोई ना कोई उसका कर्ता अर्थ होता है या कर्म अर्थ होता है। तो इस प्रकार से किसी भी शब्द के साथ अगर धातु और प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा तो क्रिया प्रतीत होगी और कारक प्रतीत होगा। ये दोनों प्रतीत होने चाहिए किसी भी शब्द के साथ, क्योंकि आख्यातज है ना, आख्यातज होने के कारण से धातु का जो अर्थ है
वो, और प्रत्यय का जो अर्थ है वो दोनों प्रतीत होने चाहिए। इस प्रकार से प्रकृति और प्रत्यय ये दोनों, प्रकृति और प्रत्यय ये के क्रिया और कारक ये दोनों अर्थ प्रतीत होने चाहिए। अगर दोनों अर्थ प्रतीत नहीं होते हो तो फिर प्रश्न उठेगा आख्यातज होने पर कैसे क्यों हो गया। आप तो आख्यातज मान रहे हैं ना, आख्यातज माने एक प्रकृति का अर्थ है और एक प्रत्यय का अर्थ है, तो प्रकृति का अर्थ भी साफ साफ मालूम पड़ना चाहिए और प्रत्यय का अर्थ जो कारक है वो भी मालूम पड़ना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आख्यातजत्व में सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो उदाहरण है वो पृथ्वी है। पृथ्वी, तो पृथ्वी को आप जानते हैं, धरती के लिए पृथ्वी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और यास्काचार्य ने माना, तो हम लोग भी मानते हैं कि वो प्रथ धातु से बना है। प्रथ धातु से पृथ्वी शब्द बना है, और प्रथ का अर्थ होता है विस्तारे, प्रथ विस्तारे। तो यहाँ पर विस्तार अर्थ वाली जो प्रथ धातु है उससे पृथ्वी शब्द उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी प्रत्यय दो हैं, कौन कौन से? एक तो प्रथ धातु और दूसरा क्विन प्रत्यय। तो प्रथ धातु का अर्थ क्या हो गया? विस्तार, और क्विन प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया? जो विस्तृत होती है अथवा उसका कोई विस्तार करने वाला होता है ना, तो जो विस्तृत होती है उसको पृथ्वी कहते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि जो विस्तृत होती है उसका कर्ता कौन है और उसका अधिकरण कौन है? क्योंकि ये जो क्रिया है वो कारक के बिना हो नहीं सकती, और एक कारक का वर्णन किया गया है, परंतु उसके साथ साथ अन्य कारक भी जुड़े हुए, बिना अन्य कारकों की तो क्रिया होगी नहीं। तो अगर प्रकृति प्रत्यय वहां पर साथ में है तो प्रकृति प्रत्यय से संबंधित जितनी बातें हैं वो सब स्पष्ट होनी चाहिए। तो पृथ्वी में कर्ता भी स्पष्ट होना चाहिए और अधिकरण भी स्पष्ट होना चाहिए। तो अगर आख्यातज हैं तो प्रश्न उठता है कि जो विस्तृत है, जो फ्लैट है, जो सपाट है, उसको सपाट किसने बनाया? कर्ता कौन है, किसने बनाया? और जब वो कहां पर बैठ के बनाया, अधिकरण आधार क्या है? ये प्रश्न उपस्थित होता है। ये प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रथनात् पृथ्वी अगर कहा गया है तो, है ना। हाँ, बड़ा रोचक प्रश्न है, वास्तव में बहुत ही रोचक प्रश्न है। क्योंकि अगर प्रथ का अर्थ प्रथन है और प्रथन का अर्थ होता है उसको सपाट बना देना। आपने यज्ञों में वाक्य सुना होगा, पुरोडाशम प्रथयति, पुरोडाश का प्रथन करता है। तो पुरोडाश आप देखते हैं ना, वो कुछ गोले रंग का होता है, उसको अंगुलियों से ऐसे दबा देते हैं तो उसका प्रथन हो जाता है ना, रोटी जैसा बन जाता है, तो उसका प्रथन हो जाता है। तो पुरोडाश को अंगुली से दबाना उसको बोलते हैं प्रथन, और जब वो रोटी जैसा बन गया, सपाट बन गया, तो वो उसका पुरोडाश का प्रथन हो गया, पुरोडाशम प्रथयति वाला काम पूरा हो गया। ये परंपरा चली आ रही है प्रथन की जो अर्थ है। तो पहले सोचा गया कि वो जो पृथ्वी थी वो गोलाकार थी, उसके बाद प्रजापति ने उसका प्रथन किया, प्रथन करने के कारण से वो सपाट थी। आजकल हमको सपाट दिखती है। देखिए, इसमें ज्यादा प्रश्न मत कीजिएगा, ये इतिहास की बात है, और सामान्य व्यक्ति ऐसे सोचते हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से सोचा, इस प्रकार से कहा कि हमको सपाट दिखती है, इसलिए प्रजापति ने उसको ऐसे सपाट बना दिया। तो वो प्रथन कर, तो प्रथन करने के कारण से वो जो धरती है वो गोलाकार से हट करके वृत्ताकार बन गई, तो वो सपाट हो गई। सपाट होने के कारण से वो हमारे काम में आने लगी, हमारे उपयोग में आने लगी। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि कहां पर किया। अब ये भी प्रश्न है कि कहां पर प्रथन किया, क्योंकि अगर पृथ्वी में प्रथन किया तो पृथ्वी के अलावा अन्य जगह खड़ा होना चाहिए, अन्य किसी जगह खड़ा होना चाहिए। तो अन्य कौन सी जगह है? अन्य जगह तो आकाश है। कहां पर खड़े हो गए प्रजापति ने पृथ्वी को दबाया, पृथ्वी का प्रथन किया, कहां पर खड़े हो गए, है ना। गैलीलियो को तो जगह मिली नहीं। गैलीलियो ने कहा था कि अगर हमको पृथ्वी के अलावा कोई जगह मिल जाए तो मैं इस पूरी धरती को चला दूंगा, ऐसा उसने कहा था। तो उस समय भी उसको कोई जगह नहीं मिली, और जब प्रथन किया तो तब भी कोई जगह नहीं मिली। कहां पर खड़े होकर किया होगा? मगर कहानी तो चलती है, कहानी चलती है कि वो जो पृथ्वी धरती कैसे बनी। तो धरती बनी, वो पुराणों में कहानी आई कि सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षस थे,
उन राक्षसों, वो जो राक्षस थे उसमें उसमें जो तिलोत्तमा नाम की रमणी थी, उसके कारण से उन पर लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के कारण से इतना युद्ध चला कि दोनों लड़ने लगे आपस में, दोनों आपस में लड़ने लगे। और लड़ते लड़ते जब उन लोग, इतने मोटे थे वे लोग कि लड़ते लड़ते जब उनकी चर्बी गिरी नीचे, चर्बी, तो उनकी चर्बी नीचे गिरी, इतनी चर्बी गिरी कि वो धरती बन गई, इतनी चर्बी गिरी कि वो धरती बन गई। इसीलिए नाम है धरती का मेदिनी। अमर कोश में धरती का नाम मेदिनी है। तो मेदिनी में नाम इसलिए कि सुंदर सुंदर जो राक्षस उनकी चर्बी बने हैं बनी। तो वहां पर ये प्रश्न नहीं पूछना कि वो सुंदर उपसुंदर नाम के जो राक्षस है वो कहां पर खड़े होके लड़े, कहां पर खड़े होके लड़े, ये मत पूछना, इसको पूछना सही नहीं है। परंतु इस पृथ्वी के संबंध में अगर ये पूछा जाए तो यास्काचार्य ने कहा कि यहाँ पर आप बताइए कि किसने प्रथन किया और कहां पर खड़े होकर प्रथन किया, अधिकरण बताइए और कर्ता बताइए। अगर आख्यातज हैं, अगर पृथ्वी जैसे शब्द आख्यातज हैं, तो उसमें आप ये बताइए कि उसका कर्ता कौन है और अधिकरण कौन है, क्योंकि आख्यातज में सब बातें आ जानी चाहिए, क्रिया भी आनी चाहिए और कारक भी आना चाहिए। तो क्रिया और कारक अगर आना चाहिए तो कारक सभी तो नहीं है समझ में आए, सब बताइए। ये प्रश्न भी आख्यातज के संबंध में प्रश्न, ये प्रश्न उपस्थित किया गया। ठीक है, तो आख्यातज के संबंध में मैंने पहले 3 प्रश्न बताए अर्थ संकोच वाले, और चौथा प्रश्न ही मैंने बताया कि कर्ता और अधिकरण जो है वो कहां से आया है, क्यों नहीं आया है, ये प्रश्न बताया मैंने। और उसके पश्चात एक अंतिम प्रश्न आख्यातज के संबंध में यास्काचार्य ने उपस्थित किया। अच्छा हाँ, तो पहले मैं इसका उत्तर दे दूं, उत्तर यदि बाद में दिया है, तो उसका उत्तर यास्काचार्य ने ये दिया कि हमें इसकी चिंता नहीं है कि कर्ता कौन था और अधिकरण कौन था, यानी जो व्युत्पत्ति होती है ना, जो अर्थ होता है वो एक उसकी तरफ की दिशा को बताता है, पूरी पूरी बात थोड़ी बताता है, पूरी पूरी बात नहीं बताता, केवल दिशा बताता। तो यास्काचार्य ने कहा कि पृथ्वी में प्रत धातु क्विन प्रत्यय है, तो प्रत धातु बता दिया और कर्म कर्म बता दिया। अब कर्ता और अधिकरण को आप लगाइए बात में, वो पूरी बात नहीं बताता, केवल संकेत देता। तो संकेत यहां पर मिल गया कि प्रथम से हुआ है, इतना तो पता चल गया कि किसी ने उसको दबाया, किसी ने प्रथम किया, इतना पता चल गया, और किसी ने किया होगा कहीं ना कहीं खड़े होके, किसी ने किया होगा। ये बात व्युत्पत्ति की क्षेत्र नहीं है, ये व्युत्पत्ति के अंतर्गत ये बात नहीं आती, उसको हम अन्य उपायों से जान पाएंगे। अपना व्युत्पत्ति का क्षेत्र है छोटा सा कि वो क्रिया को और कर्ता को अथवा कर्म को बता देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताता। ये उन्होंने उसका उत्तर दिया। और इसके पश्चात एक तीसरा अंतिम प्रश्न है कि कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी कर देते हैं, व्याकरण के नियमों का ध्यान ही नहीं रखते, बिना व्याकरण के नियमों का ध्यान रखे कुछ भी कर देते हैं। तो आप बताइए, अगर किसी शब्द में धातु का पता न चले, प्रकृति का पता न चले, ध्वनि परिवर्तन के नियम शामिल ना हो, प्रकृति प्रत्यय एक विज्ञान है, उस विज्ञान के नियमों को शामिल न किया जाए, और सब नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी शब्द की सिद्धि कर दी जाए आख्यातज के नाम पर, तो कैसे सही मानेंगे। परंतु यहाँ पर बड़े बड़े विद्वानों ने तो ऐसा कर दिया। तो अगर बड़े बड़े विद्वानों ने ऐसा किया, इसका मतलब ये हुआ कि आख्यातज कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई नियम ही नहीं है, जबकि शास्त्र कहता है कि वो नियम है। इसके लिए यास्काचार्य ने एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण दिया कि सत्य शब्द है, सत्य शब्द है, उसको शाकटायन ने बनाना शुरू किया, शाकटायन ने। तो सत्य शब्द का अर्थ किया संतम अर्थम प्रापयति इति सत्यम, ये उसका विग्रह है, शाकटायन ने उसका विग्रह दिया, संतम अर्थम प्रापयति। संतम माने जो सचमुच है, जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उस अर्थ को प्रापयति, उस अर्थ को बताने वाला जो होता है उसे सत्य कहते हैं। संतम अर्थम प्रापयति इति सत्यम, ऐसा विग्रह बताया। अब इसके पश्चात धातु प्रत्यय का क्या प्रयोग किया, तो कहते हैं कि संतम है ना, उसमें अस धातु, अस धातु से बनता है, और उसके पश्चात प्रापयति आके लगाया है, संतम अर्थम प्रापयति। तो प्रापयति में ई धातु है, ई का आयति अणिजंत में बन जाता है। तो इस प्रकार से ये ई धातु आगे आ गई। तो एक तरफ अस धातु आ गई, दूसरी तरफ
ई धातु आ गई और अस में अ का लोप कर दिया और अस में जो स हल है उसके आगे अ ले आए और त भी ले आए, आगम से त भी ले आए और आयंती का जो या है उसमें आ एक या को छोड़ दिया, एक या को ले आए तो बन गया सत्य। अब बताइए इस तरह शब्दों की सिद्धि होती है क्या? व्याकरण में जितने शब्द हैं उसमें तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि दो धातुओं का एक साथ प्रयोग हुआ हो, दो धातुओं से शब्द बनता हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं। पाणिनि व्याकरण ने जितने उदाहरण दिए उसमें तो एक धातु होती है और एक प्रत्यय होता है, एक के अलावा आगे भी प्रत्यय हो सकते हैं, एक धातु है और एक प्रत्यय, दो प्रत्यय, तीन प्रत्यय हो सकते हैं, परंतु धातु एक होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक धातु उसके तत्काल पश्चात दूसरी धातु आ जाए, पट के पश्चात दूसरी पश्च धातु आ जाए, ऐसा तो होता ही नहीं, कहीं भी नहीं होता है, पूरे व्याकरण में नियम नहीं है ऐसा, ऐसा तो नहीं होता है, परंतु फिर भी इन्होंने ऐसा कर दिया। ये कहते हैं कि एक धातु के पश्चात दूसरी धातु आ जाती है, तो ये व्याकरण के नियमों का पूरी तरह उल्लंघन है। और ध्वनि विज्ञान में जो नियम बताए हैं कि कहाँ पर कौन कौन से शब्द का लोप होता है, कौन कौन से विकार होता है, उसको भी ध्यान नहीं दिया है। किसी के स्थान में जितनी आवश्यकता पड़ी उतने को हटा दिया है, जितनी आवश्यकता पड़ी उसको ले लिया है। अस में जो सा है उसको ले लिया और जो त कहीं पर है नहीं उसको ले आए, त कहीं पर भी नहीं है उसको ले आए, अस में जो अ है उसको हटा दिया। तो इस प्रकार से जो ध्वनि परिवर्तन के नियम लागू नहीं होते उसमें ये बात तो नहीं लगनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि ये जो शब्द है उसमें ध्वनि परिवर्तन के नियम बिल्कुल लागू नहीं होते। तो अगर आख्यातज हैं और इस प्रकार से शब्दों की सिद्धि होती है तो आख्यातजत्व की तो हानि हो गई, इस प्रकार से आख्यातज शब्द सिद्ध नहीं होते। ये एक प्रश्न उठाया इन्होंने, तो इस प्रश्न को उत्तर में इन्होंने कहा कि जिसने इस प्रकार की सिद्धि की है वो निंदनीय है, शास्त्र निंदनीय नहीं है। जो कहता है ऐसा कि बिना किसी नियम के धींगा मुष्टि के द्वारा शब्द को सिद्ध कर लो, कोई नियम ना लगाओ, अनियम रखो, वो निंदनीय है, शास्त्र निंदनीय नहीं है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहीं कहा ही नहीं। तो अगर शास्त्र में कहीं कहा नहीं है और आप पालन नहीं कर रहे हैं तो पालन नहीं करने वाला दोषी है, जो पालन नहीं कर रहा वो दोषी। शास्त्र में तो नियम अपने आप सही सही बताए हैं तो उनका पालन करना चाहिए, उसको नहीं पालन करता तो वो दोषी है। तो ये सही भी है, ये बात सही भी है ना? हाँ, आजकल भी ऐसे बहुत से शब्दों को यूं ही सिद्ध कर दिया जाता है ना, अनावश्यक रूप से, जो कि संस्कृत के शब्दों के नियमों का पालन नहीं करते। तो उसके संबंध में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा यास्काचार्य ने कि यो अनन्विते अर्थे संचस्कार सतेन गर्ह्य, जो अर्थ अन्वित न होने पर, अर्थ की अन्विति न होने पर जो ऐसा कहता है सतेन गर्ह्य, उसकी गर्ह होती है, वह पुरुष गर्ह्य होता है जो ऐसा काम करता है, बिना नियमों के ही अपना काम करता है, वो ऐसा होता है। और तो सही शाह पुरुष गर्हा न शास्त्र, तो ये पुरुष माने व्यक्ति की गर्हा है, जो व्यक्ति ने ऐसा किया है उसकी गर्हा है, शास्त्र की गर्हा नहीं है, ये उन्होंने आगे बताया। तो इस प्रकार से इसको उन्होंने समाधान किया। और एक अंतिम शब्द उन्होंने बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि बस उनका नाम पड़ जाता है और उसका कुछ भी निश्चित अर्थ से संबंध नहीं होता, ऐसा नाम पड़ जाता है। जैसे कि एक नाम पड़ गया, बिल्वादा नाम है या लंबचूटगा नाम है, तो लंबचूटगा केवल कुक्कुट को कहते हैं, और इसी प्रकार से जो बिल्वादा शब्द है वो किसी सामान्य पशु को कहते हैं। तो ऐसा नाम पड़ जाता है किसी को भी, ऐसा क्यों पड़ गया? तो इसके संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, ऐसे भी शब्द प्रयोग में आते हैं, इसका मतलब है कि ऐसे रूढ़ शब्दों को उन्होंने कहेंगे स्वीकार कर। तो इस प्रकार से अभी तक हमने आपके समक्ष ये प्रश्न उपस्थित किया, नामों के आख्यातजत्व का सिद्धांत। उस पर हमने ये बताने की कोशिश की कि सबसे पहले शाक्रायन जैसे लोग सभी शब्दों को प्रकृति प्रत्यय से निरूपित मानते थे,
और आगे के जो व्याकरण वाले हैं उन्होंने अधिकांश शब्दों को प्रकृति प्रत्यय से निर्मित माना, परंतु कुछ शब्दों को प्रकृति प्रत्यय से निर्मित नहीं भी माना, उन्होंने योग रूढ़ भी माना और रूढ़ भी माना। ऐसे शब्दों को भी उन्होंने आगे चल के स्वीकार किया। और ये जो स्वीकृति है वह समाज का जो विकास है उससे जुड़ी हुई। यानी हम एक तरफ शब्द विज्ञान पढ़ते हैं और दूसरी तरफ इसी से हम समाज विज्ञान का भी अध्ययन कर सकते हैं। शब्द विज्ञान के साथ समाज विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। शब्द कैसे कैसे बदला, वो क्यों बदला, किन परिस्थितियों में बदला, शब्द जिन जिन परिस्थितियों में बदल गया, तो बदलने के कारण से हम ये खोज सकते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो क्योंकि उस प्रकार की स्थिति थी, उस प्रकार का समाज आया, उस प्रकार का समाज बन गया, कुशलता आ गई, इस प्रकार, इसलिए हम उस शब्द को उस रूप में आगे ले चलते, तो समाज विज्ञान का भी अध्ययन कर सकते हैं। परंतु निरुक्तकार ने यही कहा कि 2 या 3 शब्द प्रश्न प्रस्तुत किए। उन प्रश्नों में उन्होंने यही कहा कि क्यों अर्थ संकोच हो गया, इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया कि अर्थ संकोच होना इस प्रक्रिया है, आगे चल के हो जाता है। और इस प्रकार के अन्य शब्द भी उन्होंने उपस्थित किए, उसमें कहा कि समाज की प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार का ऐसा हो जाता है। तो अभी तक हमने आपको नामों के आख्यातिकत्व का सिद्धांत का वर्णन करने की कोशिश की और उसमें बताने की कोशिश की कि निरुक्तकार ने क्या कहा, पाणिनि का मतलब क्या क्या कहता है, समाज विज्ञान इससे कैसे पता चलता है, मीमांसा क्या कहता है, और आगे जो रूढ़ शब्द होते हैं किस प्रकार के होते हैं, इत्यादि शब्दों का मैंने आपके समक्ष वर्णन किया। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। अब अगर आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है सर के लिए, तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। निरुक्त में कितने कांड हैं, निरुक्त में कितने अध्याय में पहले बता चुका हूँ आपको। नहीं सर, वो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए हमने ये पोल किया है। अच्छा ठीक। आप में से जिसका भी जो भी प्रश्न है प्लीज अपना हैंड रेज करें ताकि सर आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें। और ये सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए है। जी विवेक कुमार तिवारी जी, प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम गुरु जी। मैं विवेक कुमार तिवारी BHU से MA का छात्र हूँ। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि विल्वा इत्यादि आप जब बनाए इत्यादि, ये भिद और भ्री धातु इत्यादि से बनता है, तो ऐसे करके मतलब जितने पृथ्वी जैसे है किस धातु से क्या बनता है, ये सब अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, बहुत सारे चीजें हैं और इसको हमको स्पष्ट अच्छे से पढ़ना है। तो आपका पंक्ति साहब वीडियो आपने कहीं इसके पहले पढ़ाया हो तो मिल जाए, या आप ही अगर इसके बाद में कुछ समय लेके अगर संपूर्ण अध्ययन हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये प्रश्न नहीं, ये निवेदन है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। इस ये जो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, उसमें हमको यही कहा गया है कि जो सिलेबस है उसके अनुसार हम कर पाए। तो दोनों तरीके होते हैं, एक तो पंक्तिशः अध्यापन भी होता है और व्याख्यान भी होता है। तो व्याख्यान वाला तरीका भी अपने आप में अच्छा है क्योंकि उससे परीक्षा वाली जो बात है ना वो सिद्ध हो जाती है, और दूसरे हम व्याख्यान में पुस्तकों के अलावा भी बहुत सी बातें कह पाते हैं। जैसे हमने समाज विज्ञान की बातें कही तो वो पुस्तक में तो नहीं थी, परंतु हमने अपने व्याख्यान में आपको समक्ष ये बातें कह पाए। तो दोनों तरीके होते हैं। आगे आगे चल करके आप कोई ऐसा प्रबंध करेंगे तो मैं आज ही अगर ऐसा व्यवस्था आपने कहीं से पहले पढ़ाया हो YouTube इत्यादि में वीडियो प्राप्त हो जाए तो, अगर ये निवेदन है गुरु जी, और बाकी तो प्रश्न कोई नहीं है। विवेक जी अगली बार इसी पे हम लोग करने वाले हैं, आप चिंता न करें। अभी परीक्षा के लिए ये सब हो रहा है और गुरु जी अब हम लोगों से परमानेंटली जुड़ चुके हैं, तो ऐसे थोड़ी हम लोग कुछ न कुछ इनसे सीखते रहेंगे। आगे जरूर आपने जो कहा है उस तरह से एक कार्यशाला, विधिवत कार्यशाला अध्ययन की दृष्टि से प्रारंभ की जाएगी। अब अश्विनी कुमार ठाकुर जी, आपका जो भी प्रश्न है प्लीज आप अनम्यूट कीजिए।
हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ गुरुजी प्रणाम, मैं अश्विनी कुमार ठाकुर बोल रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते। हाँ गुरुजी, एक प्रश्न ये है कि जैसे कि 3 प्रकार के शब्द आ गए, वैसे कहीं कहीं 4 प्रकार के शब्द की भी चर्चा हुई है, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के शब्द हो गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यौगिक के विषय में तो हमको संदेह ही नहीं है, दूसरा रूढ़ के विषय में भी संदेह नहीं है, डित्थादि शब्द है तो उसमें भी संदेह नहीं है कि वो तो चलो अव्युत्पन्न ही उनको हम मानते हैं। अब जो योग रूढ़ शब्द हैं, जैसे सरसिजा इत्यादि है, तो वहां पर तो सूत्र भी हमारे पास में उपस्थित है, कैनेडा से हम लोग जो है वहां पर ड प्रत्यय कर लेंगे, सरसिजा बन जाएगा, सब ठीक है। तो अब सर वहां पर अर्थ संकोच हुआ है, लेकिन प्रकृति प्रत्यय का अर्थ भी घट रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे? प्रकृति प्रत्यय से उत्पन्न मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे? अर्थ का संकोच हुआ है उसके बावजूद भी, ये थोड़ा सा एक संदेह है। नहीं, ठीक कहा आपने, प्रकृति प्रत्यय से उत्पन्न तो मानेंगे, क्योंकि इसमें सरस का अर्थ मौजूद है और जन का अर्थ भी मौजूद है। उस विस्तृत अर्थ में से केवल एक छोटा सा अर्थ शामिल हो गया, बाकी छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर वो प्रकृति प्रत्यय तो है, मगर प्रकृति प्रत्यय होने के कारण से जो विस्तार आ रहा है, विस्तृत अर्थ आ रहा है, वो छूट गया है। वेदांत में कहते हैं जहाद अजहल लक्षण, वेदांत में आपने सुना होगा जहाद अजहल लक्षण। तो जो जहाद अजहल लक्षण है ना, वही है ये अर्थ संकोच। उसमें जहाद अजहल कहा जाता है कि कुछ चीज को छोड़ दिया और कुछ चीज को ले लिया। वेदांत सार्व जहाद अजहल लक्षण उदाहरण दिया है, ग्रामोदग्ध पुष्पितम वनम। तो ग्रामोदग्ध में पूरा गांव थोड़ी चल गया, तो उसमें से बहुत हिस्सा को छोड़ दिया और छोटे हिस्से को ले लिया ग्रामोदग्ध के वाक्य में। तो यहां पर भी होता है, इसी प्रकार से सरसिजा में भी हुआ। आगे जो साहित्य है ना, अपना साहित्य काव्य जो है, उस काव्य में तो बड़े विस्तार से लक्षण इत्यादि के उपायों से किस किस प्रकार से अर्थ संकुच होता है ये बताया गया है विस्तार से। तो शब्दों का विस्तार और उसकी प्रक्रिया और व्याख्या तो बहुत ही विस्तृत है। सर मेरा मूल प्रश्न यहाँ पर यह है कि यद्यपि अर्थ का संकोच हो गया, लेकिन चूंकि प्रकृति प्रत्यय के अर्थ घट रहे हैं, तो आख्या तजत्व का मतलब इन्होंने जितने भी उदाहरण दिए, उन्होंने योग रूढ़ उदाहरण ही दिए हैं। उन्होंने जो है आख्या तजत्व के खंडन करने में इन्होंने योग रूढ़ शब्दों का इन्होंने उदाहरण दिया। यदि ये रूढ़ शब्दों का उदाहरण देते तो सर वहां पर जो है अधिक उपयोगी हमको लगता है, क्योंकि वहां पर प्रकृति प्रत्यय का बिल्कुल कोई संबंध होता ही नहीं है। लेकिन इनके आख्या तजत्व के खंडन में यौगिक योग रूढ़ शब्दों का बाहुल्य होने में सर क्या मतलब कि इनका तर्क क्या है? क्योंकि उसमें प्रकृति प्रत्यय तो घट ही रहे हैं, तो सर ऐसे शब्दों का बाहुल्य का हमको आशय थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। योग रूढ़ शब्द, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। जितने भी उदाहरण दिए हैं ना, अश्व है, तृण है, तक्षा है, रथकार है, सब के सब योग रूढ़ के उदाहरण ही है। और बाकी तो अर्थ संकोच के उदाहरण है, योग रूढ़ के उदाहरण है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमें लगता है कि संभवतः इनके समक्ष रूढ़ जैसी स्थिति नहीं आई होगी, जिस प्रकार से आगे चल के पाणिनि के सामने आई पंक्ति विशति में या सद्य परारी में जैसी स्थिति आई, तो वैसी स्थिति नहीं आई होगी शायद। और अगर आई भी होगी तो भी उन्होंने उसको योग रूढ़ अथवा धातु से उत्पन्न ही मान लिया होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि कंबोज शब्द है, तो कंबोज शब्द वास्तव में रूढ़ी है, परंतु यास्कवन ने व्युत्पत्ति तो कर दी, कंबल भोजा करके व्युत्पत्ति तो कर दी। तो रूढ़ शब्द को भी उन्होंने व्युत्पन्न मान लिया। तो रूढ़ शब्द या तो उनके समक्ष आए नहीं होंगे, या अगर आए होंगे तो उन्होंने उसको भी व्युत्पन्न मान लिया होगा, ऐसी स्थिति है। मगर आगे चल के तो व्याख्या हुई है, पाणिनि ने रूढ़ शब्दों की व्याख्या की है, इसीलिए यास्काचार्य ने केवल यौगिक और योग रूढ़ की व्याख्या की है। रूढ़ उनके समक्ष आए ही नहीं, उनके सामने रूढ़ जैसा कोई उपभेद था ही नहीं। ऐसा लगता है जी, ऐसा जी, धन्यवाद सर। अब और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए, सो दैट सर आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो। नहीं, आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है।
जो बातें हमने जी बताई आपको रोचक लगी या रोचक नहीं लगी, जैसा भी आप बता सकते हैं, अपना व्यू भी बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि प्रश्न पूछें, जी, आप अपने अगर कोई दृष्टिकोण अपना भी व्यू बता रखना सकते हैं। चाहता है तो वो भी कर सकते हाँ हैं। हाँ, आप और अपना दृष्टिकोण बता सकते हैं कि हमको ऐसा लगा, हमको ऐसा लगता है। जैसा कि सर ने कहा, अगर आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं या फिर अपने व्यूज रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर किसी की कोई क्वेरी रह गई है आज के सेशन के रिगार्डिंग तो वो प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए। सर मुझे लगता है कि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो इसलिए शायद किसी और की कोई क्वेरी रह नहीं गई है अभी के लिए। तो अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर ममता मेहरा जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और सर का विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करें। सर विचार रखने के लिए इन्हें बुलाना पड़ता है। अभी देखिए बारी बारी से हम आह्वान करेंगे, 2-4 लोगों के विचार जरूर आएंगे। भुवन निर्मल जी, प्लीज, आपको सत्र कैसा लग रहा है सर को बताएं, सर की बड़ी जिज्ञासा है, इसी वजह से बार बार पूछ रहे हैं। इसके बाद प्रीति पांडे। एक सेकंड जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी प्रणाम सर। नमस्ते सर मैं भुवाल निर्मल काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शोधक छात्र हूँ, संस्कृत विभाग का है। सर ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आप जैसे सुधी जन से ये सुनने का अवसर मिल रहा है। ये पहली बार तो हम लोगों के साथ ये ऐसा हुआ कि बड़े संघर्ष के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी तक आने का अवसर मिला। उसके बाद आप जैसे विद्वान के श्री चरणों में बैठकर ये पढ़ने का अवसर मिल रहा है और यही हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और कभी क्योंकि ये पहली बार ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिला है, उसके पहले तो कभी हम लोगों ने केवल निरुक्त नाम सुना था कि हाँ यास्काचार्य लेखक हैं और वेदांत के जो क्या है वेदांग में आता है, 6 वेदांगों में गिना जाता है, इतना जानते थे। लेकिन उसका पंक्तिशः अध्ययन करने का जो अभी थोड़ा बहुत अवसर मिला है, ये सर आपकी देन है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इसके लिए बहुत बहुत नतमस्तक हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा। प्रणाम सर। बहुत बढ़िया भुवल जी। प्रीति और पांडे जी। सर मैं कोशिश करूंगा कि अगर समय मिला तो आपके श्री चरणों में बैठ करके इसका पूरा अध्ययन कर सकूं। गुरुजी आपके हमारे एक सीनियर हैं और आपके साक्षात शिष्य रहे हैं, प्रशांत कुमार मिश्र जी, डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्र जी। अभी आप पीजीटी हैं, तो हमने फेसबुक पे ये कार्यक्रम का विवरण रखा था, तो उन्होंने बड़े नतमस्तक होकर के आपको प्रणाम भी किया था और उन्होंने बताया कि आपसे पढ़े हैं और आपके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है। मैं डायरेक्ट आपको भेजूंगा। फिलहाल हम लोग प्रीति पांडे को सुन लेते हैं। हाँ प्रीति जी, आप अपने विचार रखें, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कार्यशाला? जी सर, प्रणाम सर। मैं प्रीति पांडे एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। सर ये वेबिनार निरुक्त के संबंधित मतलब बहुत ही लाभकारी है हम सभी के लिए। विशेषता मेरे लिए, मैंने इससे पहले मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ये नामों के आख्यात का सिद्धांत मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे इतना क्लियर हो नहीं पाया था। मतलब टाइम भी बहुत छोटा सा सेमेस्टर था हमारे लिए, तो बहुत चीजें थी कि क्लियर हो नहीं पाई थी। लेकिन इस वेबिनार के माध्यम से जब आपने सिद्धांत आज बताए और हर पॉइंट एक एक पॉइंट इतने अच्छे से समझ आया, इसके लिए आपका सर तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ सर। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। केशव सेंगर जी। सर प्रणाम। मैं एमए का छात्र हूँ डीयू से और मेरी लास्ट ईयर चल रही है, लास्ट सेम में। तो जैसा कि मैं व्याकरण का छात्र पहले रहा हूँ, तो व्याकरण का और निरुक्त का थोड़ा रहता है कि एक जैसे सब्जेक्ट लगते हैं, तो कभी लगता है कि निरुक्त को अलग क्यों रखा और व्याकरण अलग कैसे है। उस चीजों को आपने कल जैसे समझाया चीजों को करके, वो भी अच्छा लगा। और कई चीजों में जैसे आज व्युत्पन्न और व्युत्पन्न की चर्चा हुई, उसमें भी कुछ चीजें नहीं पता थी। जैसे सत्यम का आपने बताया, संतम अर्थम प्रापयति,
ऐसे करके ना व्युत्पन्न करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और काफी नई चीजें तो नहीं कह सकते, सारी नई चीजें ही आ रही हैं। पहले भी हमने निरुक्त का अध्ययन किया है हालांकि, बट लेकिन वो इतना सापेक्ष नहीं था जितना इसमें कार्यशाला में लग रहा है। तो इसीलिए शायद क्वेश्चन भी नहीं निकल के आ रहे हैं कि तो उतना ज्ञान भी नहीं है। और जो आना भी होता है क्वेश्चन, उसका आंसर पहले ही आ जाता है, तो वो क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं। बाकी बहुत अच्छी चल रही है कार्यशाला हमारी, और हम बहुत धन्य है जो आपसे जुड़े हुए हैं और CISR के प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें मिल रही हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरुजी, वस्तुतः ये यहाँ जितने प्रतिभागी हैं ये हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं, तो जब तक इनको याद दिलाना पड़ता है कुछ कहने के लिए, इनका आह्वान करना होता है, अन्यथा शांत शांत रहते हैं। मयंक जी हंस रहे हैं और मयंक जी बड़े प्रबुद्ध छात्र हैं, तो मैं चाहूंगा मयंक जी भी अपनी बात रखें। प्रणाम सर, मैं मयंक तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मेरा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष है। सर हाँ, जैसे हमारे साथी लोग जिसमें केशव वगैरह ने, प्रीति ने बताया कि हम लोगों ने निरुक्त का अध्ययन यद्यप फर्स्ट सेमेस्टर में किया था, लेकिन चूंकि कोरोना काल के कारण एक तो सेमेस्टर छोटा हो गया जिसमें परीक्षाएं भी होनी थी। शिक्षक ने अपनी तन्मयता से पढ़ाया, किंतु समय अभाव के कारण और पाठ्यक्रम अत्यधिक होने के कारण विषय में वो मन ग्राह्य नहीं हो पाया। किंतु इस कार्यशाला के जरिए जिस प्रकार से आप भावार्थगत बोध करवा रहे हैं और शब्दशः विषयों के बारे में बता रहे हैं, और जिसमें आप कुछ नए नए टर्मिनोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, हम निरुक्त के साथ साथ उससे तत्संबंधी व्याकरण के भी सिद्धांतों को और तत्संबंधी भाषा विज्ञान के भी कुछ सिद्धांतों को हम समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। और इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग कोई क्या बोलते हैं कि इंट्रा कोई सिलेबस या इंटर डिक्शनरी सिलेबस हम लोग इसको रीड कर पा रहे हो, कि ऐसा नहीं कि केवल एक ही प्रवाह में जा रहे हो, अन्य कई विषयों को मिला के इसका अध्ययन हो पा रहा है। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि CISR के माध्यम के थ्रू हम आपको सुन पा रहे हैं और आपसे ज्ञानार्जन कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इस चीज के लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा आशीर्वाद, बहुत अच्छा जी गुरुजी, आप अब तक देख लिए हैं, प्रतिभागी बहुत प्रसन्न हैं और कार्यशाला से निसंदेह अत्यंत लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो अभी आपको धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर ममता मेहरा जी आएंगी। वो एक वैदिक विदुषी हैं, वर्तमान समय की काफी अग्रगण्य वैदिक विदुषियों में गणना होती है इनकी। मगध विश्वविद्यालय में संस्कृत की प्राध्यापिका हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पूर्व शोध छात्रा रही हैं। तो आपको धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे, साथ साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको यह कार्यशाला कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है, वह भी बताएं, उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर ममता मेहरा, ओवर टू यू। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आचार्य जी को प्रणाम करती हूँ और तो वेदों का अध्ययन निरुक्त शास्त्र के अध्ययन के बिना संभव नहीं है। और आचार्य जी ने जिस सरलता और सहजता के साथ एक एक पारिभाषिक शब्द हो, चाहे कल की कक्षा में हमने निपात के विषय में पढ़ा और आज हमने नामों के आख्यातजत्व का सिद्धांत जिस सहजता से आपने प्रतिपादित किया है, एक एक विषय की व्याख्या व्याकरण की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से या फिर सामाजिक अध्ययन की दृष्टि से, हम सभी के लिए बहुत ही उपादेय है। और मैं इसके लिए आपका कोटिशः आभार व्यक्त करती हूँ, आपको अनेकशः धन्यवाद देती हूँ CSIR परिवार की ओर से और अपनी ओर से, कि इसी तरह से आप आगे भी होने वाली कार्यशालाओं में आपका मार्गदर्शन, आप प्रेरणा और आपका अध्यापन हमें मिलेगा। मैं पुनः आपको अनेकशः धन्यवाद देती हूँ। और इस कार्यक्रम के विषय में मैं यदि कहूँ तो एक तरह से ये प्रेरक कार्यक्रम है
और ऐसे ही कार्यक्रमों की यह श्रृंखला इस CISR परिवार की ओर से आगे भी छात्रों के हित में होती रहेगी और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, ऐसी आशा के साथ मैं आपको कोटिशः प्रणाम करते हुए बारंबार धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। ज्यादातर बातें हम लोग सुन लिए, जो नहीं सुन पाए उससे समझ लिए कि आप बहुत प्रसन्न हैं और सर को धन्यवाद दे रही हैं। वस्तुतः सारे प्रतिभागी भी बहुत प्रसन्न हैं। आप गुरुजी चैट बॉक्स में भी देख पा रहे होंगे। कावेरी जी ने लिखा है, इसके अलावा प्रीति वाधवानी मैडम ने भी अपने विचार रखे हैं और सबके उन विचारों से पता चल रहा है कि यह जो व्याख्यान हो रहा है आपका काफी अच्छा लोगों को लग रहा है। तो निहारिका, आप कार्यक्रम को जो अपना सुंदर नियत व्याख्यान कार्यक्रम, रहा गुरुजी आपका। हाँ निहारिका आप आगे बढ़ाइए। जी सर। तो अब कार्यक्रम का समापन करते हुए मैं मिस निधि सिंह से अनुरोध करूंगी कि वो शांति पाठ के साथ आज का हमारा जो ये सत्र है इसका समापन करें। धन्यवाद निहारिका। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।